हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम जो हैं वो हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हृदय यानी हार्ट। और इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि ये हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है। लास्ट क्लास के अंदर हमने शिरा, धमनी और केशिकाओं को पढ़ा था, जो इसी से रिलेटेड होती है, इसी के अंदर होती है, ब्लड को लाने का काम करती है। वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। वैसे आज हम उसका रिवाइज करेंगे वापस, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है, वो क्लास मिस कर दी है, तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां पर वो आपको क्लास मिल जाएगी और पहले वो देखिए आप क्लास, और फिर आप ये क्लास देखिएगा ताकि आपको हृदय की संरचना, हृदय में किस प्रकार से ब्लड आता है, कौन लाता है ना, कौन शुद्ध रक्त लाता है, कौन अशुद्ध रक्त लाता है, कौन ले जाने का काम करता है, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे वैसे रक्त वाहिनियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो मैंने बात की जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हृदय का। हृदय है ना, हृदय यानी कि हार्ट। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हार्ट। हृदय यानी कि हार्ट। देखिए, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो हम कहते हैं कार्डियोलॉजी के अंदर। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है ना, जिसके अंतर्गत इस हार्ट का जो है अध्ययन किया जाता है। यानी कि अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी हो गई, कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर इसका इलाज करता है, इनकी बीमारियों का पता लगाता है, या हार्ट का हम कहते हैं ना, हृदय का स्पेशल डॉक्टर जो होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सामान्य जानकारी। अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे और इसके अंदर जो हृदय चक्र होता है, किस प्रकार से ब्लड आता है, कैसे हृदय तक सॉरी फुफ्फुस तक पहुंचता है, फिर अंगों तक कैसे पहुंचता है, वो सारी चीजें भी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थिति के बारे में और संरचना के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इसकी ये जो है किस प्रकार का अंग है, या इसका जो आकार है वो कैसा है, तो इसका आकार जो होता है वो मुट्ठी जो होती है, अपनी मुट्ठी इसके जैसा होता है, इसके जैसा होता है ये, और ये यूं पंप करता है, तो मुट्ठी के आकार का होता है, ये मुट्ठी जैसा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना ये बन जाता है कि ये कैसा है, तो मुट्ठी के आकार का है, मुट्ठी के आकार का है। ठीक है जी। दूसरी हम बात करें कि व्यक्ति के अंदर नॉर्मली हार्ट का जो वजन होता है वो कितना होता है, महिला की और पुरुष की हम बात करें, दोनों में एवरेज देखें अगर हम इसका, तो कितना होता है, ये 300 ग्राम के समथिंग होता है। एवरेज की बात कर रही हूँ, ये फिक्स नहीं है कि 300 ग्राम ही होगा। ठीक है, एवरेज जो होता है वो 300 ग्राम के बराबर इसका होता है, वजन होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है ये, किस जगह पर स्थित होता है, हमारे जो बॉडी है उसमें किस जगह पर ये होता है, तो ये होता है वक्ष गुहा के अंदर। कहां पर होता है, वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में। या वक्ष गुहा को हम क्या कहें, थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं हम, थोरेसिक कैविटी। वक्ष गुहा का मतलब, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर दो फेफड़े होते हैं, ये सभी को पता है, दो फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए फेफड़े हैं, और फेफड़ों के नीचे एक इस प्रकार की संरचना होती है रबड़ जैसी, उसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम, डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम तक जो ये कैविटी है पूरी की पूरी यहां तक, है ना, ये जो कैविटी होती है इसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, यानी कि वक्ष गुहा। क्या कहते हैं, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा कहते हैं। तो कहां पर होगा ये, वक्ष गुहा के अंदर होगा, वक्ष गुहा में होगा। क्लियर है यहां तक। फिर आगे देखते हैं हम, वक्ष गुहा में किस साइड में होता है, वक्ष जो गुहा है वो वक्ष गुहा है, उसके अंदर दो फेफड़े हैं, दो लंग्स हैं, तो उसमें किस जगह पर होता है। तो अभी मैंने जैसे बात की कि ये दो फेफड़े हो गए, ये एक फेफड़ा और ये एक लंग यानी फुफ्फुस। ठीक है, तो ये इस साइड में, थोड़ा सा इस साइड में, यहाँ पर इस जगह पर होता है। इस जगह का मतलब लेफ्ट साइड के अंदर, ये हमारा जो लेफ्ट साइड है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा जो ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पर ये इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड इस भाग में होगा, मेरे इस भाग में। ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा लेफ्ट साइड के अंदर होता है,
लेफ्ट साइड यानी कि जैसे बायां भाग, हिंदी में बोले तो बायां भाग, थोड़ी सी बाईं तरफ होता है। लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ, यानी कि जो हमारा जो बायां फुफ्फुस होता है या बायां फेफड़ा जो होता है उसकी साइड होता है थोड़ा सा, ठीक है। वक्ष गुहा के अंदर बाईं साइड या बाईं तरफ ये होता है। थोड़ा सा वक्ष गुहा के अंदर ये कैसा होगा, बाईं तरफ होगा, बाएं फेफड़े की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसा अंग है, कैसा है, तो मैं कहूंगी कि ये पेशी जनित है। कैसा है, पेशी जनित है। देखिए हृदय जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो तंत्रिका जनित और एक होता है पेशी जनित। हम सबको पता है कि हमारा जो हृदय है वो पंप करता है, धड़कता है, ठीक है। तो वो पंप जो करता है या मैं यूं कहूं कि उसके अंदर जो उद्दीपन उत्पन्न होता है, वो उद्दीपन जो है वो किसके द्वारा होता है, पेशियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पेशियों के द्वारा। और जो तंत्रिका जनित जो हृदय होता है उनमें तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा उसके अंदर क्या होता है, उद्दीपन उत्पन्न होता है। धड़कता वो किसकी वजह से है, तंत्रिका कोशिकाओं की तरह। जैसे हम उदाहरण ले कॉकरोच का, कुछ एनेलिडा होते हैं उनके अंदर, है ना। और जैसे मनुष्य के अंदर कौन सा हृदय होता है, तो हम कहेंगे पेशी जनित हृदय होता है। कैसा होगा, पेशी जनित हृदय होगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, काम क्या करता है, ये सभी को पता है काम क्या करता है। जब हमने शिरा, धमनी, केशिकाएं यानी रक्तवाहिनियों को जब हमने पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि ये जो हृदय होता है वो ब्लड को यानी रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त सारे इसी हृदय के अंदर आते हैं, फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों के अंदर जाएंगे। अशुद्ध रुधिर जो होगा वो फेफड़ों तक जाएगा, और फिर जो शुद्ध रुधिर होगा वो वापस हृदय के अंदर ही आएगा, हृदय से अन्य भागों में जाएगा। तो ये शरीर के अंदर पंप करने का काम करता है हृदय, किसको, ब्लड को सभी जगहों पर पहुंचाने का काम करता है। पंप करने का मतलब पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हृदय ही करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, 24 घंटे लगातार काम करता है, ठीक है। ऐसा एक अंग है जो 24 घंटे तक काम करता है, बंद हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की, ठीक है। तो पेशी जनित होता है, ये तंत्रिका जनित नहीं होता है, पेशी जनित होता है। अब पेशी जनित कैसे होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे, कि और क्या क्या होता है इनके अंदर, पेशी जनित किस प्रकार से ये जो है इसके अंदर उद्दीपन किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि ये मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। और कैसा होता है, वजन के अंदर हम बात करें तो ये कैसा होता है, वजन में ये 300 ग्राम के लगभग होता है, 300 ग्राम एवरेज की बात करें तो 300 ग्राम के लगभग होता है। कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है, तो वक्ष गुहा में होता है। हमारे जो जहाँ फेफड़े होते हैं उस केविटी के अंदर होता है, वक्ष गुहा के अंदर होता है, ठीक है। वक्ष गुहा में कहाँ होता है, तो बाईं तरफ, फेफड़ा जो बायां फेफड़ा जो होता है उसकी तरफ ये स्थित होता है, ठीक है। और कैसा होता है, पेशी जनित होता है। कैसा होगा, पेशी जनित होगा। अच्छा, लास्ट हम पढ़ते हैं उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति की एक बार और हम पढ़ लेते हैं कि इसका उत्पत्ति किससे हुई है। तो ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो भ्रूण की मीजोडर्म से हुई है, मीजोडर्म से हुई है। भ्रूण की मीजोडर्म जो है, भित्ति है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। हृदय की उत्पत्ति किससे मानी गई है, मीजोडर्म से। मीजोडर्म यानी कि जो भ्रूण की भित्ति होती है मीजोडर्म, उससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी थोड़ी संरचना की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम इसके देख लेते हैं एक बार बाह्य संरचना। हृदय जो है कहाँ होता है, क्या काम करता है, ये तो हमने देख लिया। कितना वजन में होता है, इसकी उत्पत्ति, ये सारी नॉर्मल चीजें जो है वो तो हमने जान ली है। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। तो संरचना के अंदर सबसे पहले हम इसकी बाह्य संरचना की बात करेंगे। बाह्य संरचना, बाह्य संरचना का मतलब जो ये जो हृदय है उसके बाहर की ओर क्या होता है, ये बाहर से देखने पर इसमें क्या दिखाई देता है। तो देखिए ये जो हृदय है, ये जो जैसे कि आपको ये चित्र में हृदय दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो हृदय होता है वो क्या होता है ना, दो आवरण द्वारा ढका होता है। इसके चारों ओर दो आवरण होते हैं, ठीक है।
ये हृदय दो आवरण द्वारा ढका होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए, आवरण किसके हैं? हृदय के। तो हृदय के आवरण को क्या कहेंगे? हृदयावरण। क्या कहेंगे? हृदयावरण। हृदयावरण यानी कि ये जो हृदय है वो दो आवरण द्वारा ढका होता है, जिसे हम हृदयावरण कहते हैं। जो बाहर की ओर जो आवरण होता है, जैसे इस प्रकार से होता है, ये यूं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये जो बाहर की ओर जो आवरण है उसे हम कहते हैं बाह्य हृदयावरण। बाह्य हृदयावरण। और जो अंदर की ओर आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक हृदयावरण या अंतः हृदयावरण। ठीक है, तो दो आवरण द्वारा ये जो है पूरा का पूरा ढका होता है। अब देखना, अब इन दोनों के यानी कि ये बाह्य और आंतरिक, इन दोनों आवरण के बीच में इस प्रकार से एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। और इस द्रव को हम क्या कहते हैं? तो परिहृदय द्रव। क्या कहते हैं? परिहृदय द्रव कहा जाता है। इन दोनों आवरणों के मध्य में एक द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिहृदय द्रव कहते हैं। परिहृदय द्रव कहा जाता है। अब ये परिहृदय द्रव जो है ये क्या काम करता है? जैसा कि हमने बात की थी कि ये जो हृदय, या हम नॉर्मली हम जानते हैं कि हृदय क्या करता है? धड़कता है। धड़कता है, क्यों धड़कता है वो बात की बात है, हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन हमें पता है कि हृदय जो है इस प्रकार से धड़कता है। यानी उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर संकुचन होता है। संकुचन की वजह से ये क्या काम करता है कि अगर इनके अंदर संकुचन हो रहा है तो इनके बीच में क्या होगा? घर्षण लगेगा। उस घर्षण से बचाने का काम कौन करता है? ये परिहृदय द्रव करता है। परिहृदय द्रव करता है। और क्या काम करता है ये? तो इन दोनों को सिकुड़ने से, इन दोनों भित्तियों को, दोनों हृदय आवरणों को सिकुड़ने से या संकुचित होने से ये कौन रोकता है? परिहृदय द्रव रोकता है। परिहृदय द्रव कौन क्या करेगा? इन दोनों को संकुचित होने से रोकेगा। ठीक है, तो सबसे बाहर की ओर बाह्य हृदय आवरण, उसके अंदर की ओर अंतः हृदय आवरण, और इनके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परिहृदय द्रव कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ होता है? तो इस हृदय के, जैसे ये हृदय है तो इसके चारों ओर ये होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम इसकी बात करते हैं आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना की बात करते हैं। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं। यानी कि ये जो हृदय है ना, उसके बाहर की ओर तो दो भित्तियां, दो आवरण होते हैं, दो आवरण होते हैं, लेकिन इन दोनों आवरण के बीच में, यानी कि देखिए ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से होता है, ये दो आवरण हो गए, ये दोनों हृदय आवरण हो गए, और इसके बीच में इस प्रकार से ये हार्ट होता है, यानी हृदय होता है। ये दोनों आवरण, उसके बीच में ये हृदय होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये बाह्य हृदय आवरण, ये आंतरिक हृदय आवरण, इसके बीच में ये क्या भरा होगा? द्रव भरा होगा। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, या इन दोनों के अंदर क्या होता है? तो हृदय होता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हृदय है, ये जो हृदय है, इसके तीन स्तर होते हैं। ये जो हृदय है इसके तीन स्तर होते हैं। जैसे कि डायग्राम में मैं आपको बताऊं तो ये इस तरह के, एक तो ये हो गया, ये इसके बीच का स्तर, और ये हो गया इसके अंदर का स्तर। ठीक है, तो सबसे बाहर की ओर जो स्तर होगा वो कौन हो जाएगा? बाह्य या बाह्य हृदय स्तर। ठीक है, और बीच में हो जाएगा मध्य हृदय स्तर, और सबसे आंतरिक होगा या सबसे अंदर की ओर हो जाएगा वो आंतरिक हृदय स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बाहर की ओर तो ये तीन स्तर होते हैं, एक बीच में फिर ओर, मतलब कि ये सबसे बाहर की ओर, फिर बीच में यानी कि मध्य का हो जाएगा, और सबसे आंतरिक हो जाता है। तो तीन स्तर इसके अंदर होते हैं। यानी हृदय के टोटल कितने स्तर हो गए? तीन। यानी कि हम यूं कहें कि हृदय की भित्ति जो होती है, हृदय की जो दीवार होती है, हृदय की भित्ति जो होती है वो कितने स्तर की बनी होती है? तीन स्तर की बनी होती है। ठीक है, सबसे बाहर की ओर, एक बीच में होती है, और सबसे अंदर की ओर होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, ये जो हृदय है वो चार कक्षों में बटा हुआ है। कितने कक्षों में? चार कक्षों में बटा हुआ है। हृदय जो है वो चार कक्षों के अंदर बटा हुआ है, जिसमें से दो कक्ष जो होते हैं वो तो कौन होते हैं? आलिंद होते हैं। और दो कक्ष कौन से होते हैं? तो वो होते हैं निलय। कौन होते हैं? निलय। निलय। अब आलिंद और निलय क्या होते हैं? ध्यान रखना, मैंने क्या बात की कि ये चार कक्षों में बटा होता है। ये चार कक्ष होते हैं इसके अंदर। जैसे कोई भी हृदय है,
ये मान लीजिए हृदय है, तो ये 1 2 3 4 4 कक्ष होते हैं इसके अंदर। जो ऊपरी 2 कक्ष होते हैं, ये दोनों ऊपरी दिखाई दे रहे हैं, एक ये एक ये दोनों कक्ष जो होते हैं, ऊपरी कक्ष जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। ऊपरी 2 छोटे कक्षों को आलिंद कहा जाता है। ऊपरी 2 छोटे कक्षों को क्या कहा जाता है? आलिंद कहा जाता है। यानी कि ये आलिंद कैसे होते हैं? तो छोटे होते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। आकार में कैसे होंगे? छोटे होंगे। निचली 2 कक्षों को क्या कहा जाएगा? निलय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निलय कहा जाएगा। और निलय कैसे होते हैं? तो ये थोड़े बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, आलिंद हमेशा छोटे होते हैं, निलय हमेशा बड़े होते हैं। आकार में कैसे होंगे? बड़े होंगे। क्लियर है यहां तक? ऊपरी 2 कक्षक क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। नीचे 2 कक्षक निलय कहलाते हैं। ये दोनों होते हैं छोटे और ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इनमें से भी यानी चारों का अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे छोटा कक्षक कौन सा होता है? तो ये जो होता है, यानी कि इसकी मैं बात करूं। अच्छा, सबसे पहले बाया आलिंद, बाया निलय वगैरह ये किसे कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये ऊपरी 2 कक्षक आलिंद, निचले वाले 2 कक्षक निलय। अब जो बाएं भाग में होंगे वो तो क्या कहलाएंगे? बाएं आलिंद और बाया निलय। और जो दाएं भाग में होंगे यानी कि राइट साइड के अंदर होंगे, जैसे कि मैं खड़ी हूं तो मेरा राइट साइड ये है, तो इन दोनों, ये इधर के दोनों यानी कि पार्ट जो होंगे, या मेरा ये जो पार्ट है वो कौन सा हो गया? दाया भाग हो गया। तो दाया जो होगा, जैसे कि इधर वाला पार्ट कौन सा हो गया? दाया हो गया। वो कौन सा हो गया? बाया। तो ये कौन सा हो जाएगा? बाया आलिंद हो जाएगा। ऊपरी वाला जो आलिंद है, बाई तरफ जो आलिंद है वो बाया आलिंद कहलाएगा। नीचे का जो आलिंद है, सॉरी नीचे के जो, इसके नीचे जो निलय होगा जो कि बाई तरफ होगा वो कौन सा हो जाएगा? बाया निलय हो जाएगा। क्लियर है? और जो दाई तरफ जो आलिंद है वो तो उसे हम क्या कहेंगे? दाया आलिंद कहेंगे। और जो इसके नीचे जो निलय होगा जो कि किस तरफ है? दाई तरफ है, तो वो क्या कहलाएगा? दाया निलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दाया निलय कहलाएगा। अब हम बात करें कि इनमें से सबसे छोटा कक्षक कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा, बाया आलिंद जो होता है वो सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होता है। अगर हम कंपैरिजन करें कि सबसे छोटा कौन होता है, तो बाया आलिंद होता है। बाया आलिंद छोटा होता है, जबकि इसके कंपैरिजन में, बाएं आलिंद के कंपैरिजन में जो दाया आलिंद होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा। इसके कंपैरिजन में ये बड़ा होता है। क्यों होता है? देखिए, आलिंद और आलिंद के बीच में एक खांच पाई जाती है, या यूं कहें कि एक दरार पाई जाती है, जिसे आलिंद आलिंद दरार कह सकते हैं अपन। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये दरार है, आपको दिखाई दे रही है ये दरार पाई जाती है जो इन दोनों को अलग अलग करती है। इन दोनों के बीच में भित्ति का काम करती है और इनको अलग करने का काम करती है। तो ये जो दरार है वो थोड़ी सी किसकी ओर मुड़ी रहती है? इस बाएं आलिंद की तरफ। यानी कि ये इस प्रकार से मुड़ी रहती है, इस प्रकार से। तो ये थोड़ी सी अगर इधर मुड़ी है तो इसकी जो जगह होगी वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये यूं मुड़ी हुई है, ये देख सकते हो आप डायग्राम में, ये यूं मुड़ी हुई है, इधर मुड़ी हुई है। तो ये जो भाग होगा यानी बायां आलिंद जो होगा वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जबकि ये क्योंकि उधर मुड़ी होती है तो इधर जगह ज्यादा बची होती है, तो ये जो है इस वजह से कैसा होता है? दाया आलिंद जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब हम बात करें निलय की, तो निलय के अंदर जो है ये बायां निलय जो है वो कैसा होता है? छोटा होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कैसा होता है? छोटा होता है। छोटा होता है। और ये कैसा होता है? तो बड़ा होता है। बड़ा होता है। बायां निलय छोटा होगा, जबकि दाया निलय कैसा होगा? बड़ा होगा। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में भी एक दरार पाई जाती है, एक पट्ट पाया जाता है जो दोनों को अलग करता है। ठीक है, जिसे आलिंद पट भी कह सकते हैं, आलिंद आलिंद पट भी कह सकते हैं। तो उस पट, ये जो पट होगा वो कैसा होता है? इधर की ओर थोड़ा सा होता है, इधर की ओर मुड़ा होता है। तो इधर की ओर मुड़ा होने की वजह से, सॉरी, ये जो है थोड़ा उधर की ओर मुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। सॉरी, ये जो है थोड़ा बड़ा होता है आकार में। कैसा होता है? आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। कौन होता है? बायां निलय जो होता है वो आकार में बड़ा होता है, जबकि दायां निलय जो है वो आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। बायां निलय आकार में बड़ा होता है, जबकि दायां निलय जो है वो आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। ध्यान रखिएगा। अब ये बड़ा क्यों होता है?
क्योंकि ये जो इसकी जो दीवार होती है या ये आलिंद के बीच की जो आलिंद को दो भागों में बांटने वाली जो पट होता है या दीवार जो होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी इधर की ओर मुड़ी होने की वजह से ये जो बायां भाग जो या बायां निलय जो होगा वो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जबकि दायां निलय कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो इन दोनों की हम कंपैरिजन की बात करें तो बायां आलिंद जो होता है वो छोटा होता है, जबकि दायां आलिंद कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इन दोनों की हम कंपैरिजन की बात करें तो बायां निलय कैसा होता है, बड़ा होता है, जबकि दायां निलय जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें। ठीक है, अच्छा अब हम इनकी भित्तियों की बात करते हैं। जो आलिंद की भित्तियां होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी पतली होती है, थोड़ी सी पतली होती है इनके कंपैरिजन की अगर बात करें तो। और जो निलय होते हैं वो निलय जो होती है, निलय की जो भित्तियां होती है थोड़ी सी कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो बायां भाग है, मैं पहले एक्स्ट्रा चीजों को रफ कर देती हूँ। देखिए, ये जो बायां भाग है यानी कि बायां आलिंद और बायां निलय, बायां जो भाग है इसमें हमेशा शुद्ध रक्त होगा या शुद्ध रक्त भरा रहेगा। कैसा होगा, शुद्ध रक्त। इन दोनों के अंदर कौन सा होगा, शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त का मतलब मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, शुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होगी, ऑक्सीजन घुली हुई होगी, ऐसे रक्त को हम क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे। ठीक है, तो जो बायां भाग होता है, हृदय का जो बायां भाग होता है उसके अंदर हमेशा कौन सा रक्त भरा रहेगा, शुद्ध रक्त भरा रहेगा। कौन सा रहेगा, शुद्ध रक्त। और जो दायां भाग होता है यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय, इनके अंदर कौन सा रक्त रहेगा, तो इनके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त रहेगा। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है उनके अंदर भरा रहेगा। अब क्यों होता है वो याद कीजिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, कौन सी धमनी कौन सी शिरा जो है इनके अंदर रक्त लाती है, ले जाने का काम करती है, उसकी वजह से जो है इसके अंदर तो हमेशा कौन सा रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि अशुद्ध रक्त, और इसके अंदर कौन सा होता है, हमेशा शुद्ध रक्त जो है वो भरा रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं कि मैं शिरा और धमनी का जो है वो इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में बताऊंगी कि क्या होती है शिरा धमनी वैसे वापस। लेकिन पहले ये देखिए, ये जो हमारा कौन सा आलिंद है, ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद है। दाएं आलिंद में ऊपर की तरफ, दाएं आलिंद में दाईं तरफ थोड़ी ऊपर ये दायां आलिंद है और इसके भी ये दायां तरफ है, दायां तरफ है ना इस साइड। तो दाएं आलिंद की दाईं तरफ क्या होता है, ऊपर एक इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये संरचना जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इस संरचना को कहते हैं एस ए नोड। क्या कहा जाता है, एस ए नोड। एस ए नोड को हम पूरा नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, साइनो एट्रियल नोड। क्या कहेंगे इसे, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड नाम की एक संरचना होती है। मैंने आपको याद कीजिए, आपको एक चीज बताई थी कि ये जो हमारा हृदय होता है वो पेशी जनित होता है। पेशी जनित, पेशी जनित क्यों होता है। अब आप सोचोगे कि पेशियां होती है, पेशियां तो होती है, पेशी भी होती है इनके अंदर रक्तवाहिनियां भी होती है, इनमें केशिकाएं भी होती है। लेकिन पेशी जनित का मतलब मैंने अभी भी बताया, क्योंकि इनके अंदर जो संकुचन होगा, इनके अंदर जो उद्दीपन होगा वो किन की वजह से होगा, पेशियों के अंदर उद्दीपन के कारण। यानी पेशियां जो होगी उनके अंदर अपने आप उद्दीपन उत्पन्न होगा, और जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, तो पेशी जनित कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। इसमें क्या होता है, उद्दीपन उत्पन्न होता है। क्या होता है, उद्दीपन, अपने आप क्या होता है, उद्दीपन उत्पन्न होता है, ये जनरेट करता है। ठीक है, इनिशिएट करता है, ये उद्दीपन उत्पन्न होता है। अब ये उद्दीपन जो है आगे जाकर एक संरचना में जाएगा, या उद्दीपन जो है इस तरह से ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरह से आगे बढ़ता है, और एक संरचना जो कि कहाँ होती है,
दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में बाईं तरफ, ये थोड़े बाईं तरफ हो गया, बाईं तरफ ये संरचना दिखाई दे रही होगी, बाईं तरफ एक और संरचना होती है या एक और नोड होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एवी नोड। क्या कहेंगे? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या कहेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसे हम क्या कहते हैं? एवी नोड कहते हैं, ठीक है, एवी नोड कहते हैं। तो यहां से उद्दीपन उत्पन्न होंगे और कहां जाएंगे? एवी नोड के पास जाएंगे। ऐसे नोड से उद्दीपन उत्पन्न होंगे, एवी नोड के पास जाएंगे। अब ऐसे नोड क्या कर रहा है? इसको पंप करवा रहा है, या हम यूं कहें कि इसके अंदर उद्दीपन उत्पन्न कर रहा है। तो इस वजह से ऐसे नोड को हृदय का क्या कहा जाता है? पेसमेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेसमेकर कहा जाता है, पेसमेकर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? उद्दीपन करवा रहा है पेशियों को, पेशियों के अंदर क्या कर रहा है? संकुचन करवाना, या इस जो हृदय है इसके अंदर संकुचन करवाने का काम कर रहा है, उद्दीपन करवाने का काम कर रहा है, इसलिए, और ये कंट्रोल भी यही करता है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, ठीक है, पेसमेकर कहा जाता है। अब यहां से उद्दीपन उत्पन्न होकर कहां जाएंगे? एवी नोड के पास जाएंगे। अब एवी नोड से एक संरचना निकलती है, ये आपको इस तरह से संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना है ना, जो कहां पर जाती है? ये दोनों जो निलय है ना, दोनों निलय की जो खांच है इसके ऊपर से होती हुई जाती है, दोनों निलय के जो खांच है इनके ऊपर से होती हुई निकलती है, और आगे जाकर ये देखिए, आगे जाकर ये दो भागों में बट रही है, इधर जा रही है एक खांच इधर जा रही है। तो इस संरचना को, ये जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं हिंज के बंडल। क्या कहा जाता है? हिंज के बंडल कहा जाता है ना। एवी नोड से एक संरचना निकलती है जिसे हम कहते हैं हिंज के बंडल। अब देखिएगा, यहां से ये उद्दीपन कहाँ जाएंगे? हिंज के बंडल में जाएंगे, हिंज के बंडल में। और हिंज के बंडल जो है आगे जाकर दो भागों में बट रहा है, जिसे हम कहते हैं पुरकिंजे तंतु। क्या कहते हैं इनको? इनको कहा जाता है पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु कहा जाता है। तो एवी नोड से उद्दीपन किसमें आएगा? किसमें आएगा? हिंज के बंडल में आएगा। हिंज का बंडल आगे जाकर दो भागों में बटेगा, जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। और पुरकिंजे तंतु जो है इसके अंदर भी क्या होगा? उद्दीपन होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? संकुचन करेगा। क्या करेगा? संकुचन और शिथिलन करेगा, सिकुड़ेगा दूर जाएगा, सिकुड़ेगा दूर जाएगा, पंप करता ना इस प्रकार से, धड़कता ना, तो वो इसी वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो ऐसे नोड को कहा जाता है। और ऐसे नोड से उद्दीपन उत्पन्न होकर कहाँ जाएंगे? एवी नोड के पास जाएंगे। एवी नोड से कहाँ जाएंगे? हिंज के बंडल में जाएंगे। और हिंज के बंडल आगे जाकर जो दो भागों में बढ़ते हैं, जिसे हम पुरकिंजे तंतु कहते हैं, उनके पास जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिएगा, अब हम इसकी, ये तो हमने बात की थी कि संरचना, ये तो हो गई संरचना की बात कि इसके अंदर संरचना किस प्रकार से होती है। अब हम इसके चक्र की बात करेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से रक्त आता है, किस प्रकार से रक्त जो है शरीर के पास जाता है। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर शिरा, धमनी और केशिकाएं पढ़ी थी। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? याद कीजिए कि शिरा जो होती है वो रक्त को कहाँ लेके आती है? हृदय तक लेके आती है, हृदय तक लाती है। शिरा जो होती है वो रक्त को हृदय तक लाती है। कहाँ से लाती है? बॉडी के प्रत्येक भाग से या शरीर के प्रत्येक भाग से शिरा हृदय तक रक्त को लाने का काम करती है, रक्त को लाने का काम करती है। और धमनी जो होती है वो क्या काम करती है? धमनी जो है वो रक्त को बॉडी के प्रत्येक भाग तक, हृदय से, कहाँ से? हृदय से धमनी जो है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। धमनी जो है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। किसको? ब्लड को। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से ये कार्य करेगा। देखिए, ये जो है ये इस प्रकार से एक शिरा जा रही है, ये एक प्रकार से इस प्रकार से एक शिरा आ रही है। इस ऊपर की जो ये जो शिरा है इसे हम कहते हैं ऊर्ध्व महाशिरा। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व महाशिरा। ये यहाँ से ये जो आपकी एक संरचना दिखाई दे रही है, ये शिरा जो दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं निम्न महाशिरा। क्या कहा जाता है?
निम्न महाशिरा कहा जाता है। ठीक है, अब महाशिरा जो हमें पता है कि ये क्या करती है, बॉडी जो है शरीर के विभिन्न ऊतकों से रक्त को लाती है, और ऊतकों में अगर रक्त बन रहा है तो वो कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। तो ये कैसा लाएगी, अशुद्ध रक्त, यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हो, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो घुली हुई है। ठीक है, निम्न शिरा तो है जो वो हमारे निचले भाग जो होते हैं, जितने भी पांव हो गया, पेट हो गया, तो यहाँ से वो रक्त को लाने का काम करती है हृदय के अंदर। और जो ऊर्ध्व महाशिरा है वो क्या करेगी, हमारे कंधे से ऊपर का जितना भी पार्ट होगा वहां से ये ब्लड को लेकर आएगी। कौन लेके आएगी, ऊर्ध्व महाशिरा, क्योंकि लाने का काम कौन करती है, हृदय के अंदर शिरा करती है। और कौन सा लाती है, हमेशा कौन सा लाती है, तो अशुद्ध रक्त लाती है। हाँ, कुछ अपवाद है वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, तो ऊर्ध्व महाशिरा तो कंधे से ऊपर का सारा ब्लड लाएगी, और निम्न महाशिरा कंधे के नीचे से सारा ब्लड लेके आएगी। ठीक है, कौन सा ब्लड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होगा, यानी कि अशुद्ध रक्त होगा, वो लाएगी। और किसके अंदर सबसे पहले ब्लड जाएगा, तो सबसे पहले ब्लड जो है वो दाएं आलिंद के अंदर जाता है। सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद के अंदर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब दाएं आलिंद के अंदर अगर ब्लड गया है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दाएं आलिंद के अंदर ब्लड जाएगा, दाएं आलिंद के अंदर ब्लड भर जाता है। अब दाएं आलिंद में यहाँ पर ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आलिंद और नीले के बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कपाट। क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। ये कपाट क्या काम करते हैं, ये इसकी क्रियाविधि में अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये कपाट होते हैं, ये इसके अंदर, यानी कि ये जो दायां आलिंद और दायां नीले जो है, इसके अंदर त्रिवलन कपाट पाया जाता है। कैसा होता है, त्रिवलन कपाट। इसके अंदर 3 वलन होते हैं, ये इस तरह से, ये 3 वलन होते हैं, त्रिवलन कपाट पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये दोनों जो है रक्त को लाएगी, इस दाएं नीले में लाएगी, तो दाएं नीले के अंदर क्या होगा, ब्लड भर जाएगा। ब्लड भर जाएगा, यानी इस समय ये कौन सी अवस्था में है, शिथिलन अवस्था में है। 2 शब्द आएंगे, शिथिलन यानी कि दूर दूर जाना, ठीक है, फूलना, ये समझिए फूलना, और संकुचित का मतलब पास पास होना, सिकुड़ना। तो अभी जो ये दायां निलय जो है वो शिथिलन अवस्था में है। शिथिलन अवस्था यानी फूला हुआ है। तब ये दोनों रक्त को कहाँ लाएगी, इस दाएं निलय के अंदर लाएगी, दाएं आलिंद के अंदर लाएगी। और दाएं आलिंद जो होता है, इसका शिथिलन का समय कितना होता है, तो 0.7 सेकंड का, या 0.7 सेकंड जो है ये क्या करता है, शिथिलन अवस्था में रहता है। शिथिलन यानी फूला फूला रहता है। ठीक है, अब रक्त यहाँ पर भर जाएगा, रक्त भर गया। अब रक्त भरने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो कपाट है, ये कपाट इस तरह से होते हैं, इस तरह से कपाट होते हैं। तो इनके ऊपर क्या भर रहा है, रक्त भर रहा है। तो इन कपाट के अंदर क्या होगा, इन कपाट के अंदर इनके ऊपर भार पड़ेगा या वजन बढ़ेगा इनका। तो ये कपाट कैसे हो जाएंगे, इस तरह से नीचे हो जाएंगे, खुल जाएंगे इस तरह से। तो ऊपर का जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ब्लड भरा, ये कपाट यूं थे, यूं हो गए, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो गया, वजन बढ़ गया, ब्लड का वजन बढ़ गया। तो ब्लड के वजन से ये कपाट यूं हो गए। अब ये जो कपाट इस तरह से खुलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो ब्लड होगा वो कहाँ आ जाएगा, इस नीले के अंदर। किस नीले के अंदर, दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले में। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्रियाएं, यानी कि इनका ये पार्ट है और ये पार्ट, जो शुद्ध रुधिर आएगा अशुद्ध रुधिर आएगा, वो साथ क्रिया करेंगे, है ना। तो पहले आप समझिए कि कैसे होता है ये, इसकी भाग की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से इसके अंदर ब्लड आता है। तो शिरा महाशिरा लाने का काम कर रही है। तो अब इसके अंदर जब ब्लड भर जाएगा तो यहाँ का जो ये कपाट होगा वो इसके ऊपर वजन पड़ने की वजह से ये यूं खुल जाएगा, और सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, दाएं नीले के अंदर आ जाएगा। सारा ब्लड कहाँ आ गया, दाएं नीले के अंदर, इसमें भर गया। हाँ, लेकिन सारा नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ब्लड तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 25% ब्लड बच जाएगा, 25% ब्लड बच जाएगा। और इसमें कितना आएगा, पहली बार में 75% ब्लड आएगा, 75% ब्लड आएगा। 25% ब्लड बच गया है, रक्त बच गया है अब इसके अंदर। अब क्या होगा, ये जो आलिंद है इसके अंदर होगा संकुचन। क्या होगा, संकुचन, यानी कि ये सिकुड़ेगा, पास पास आएगा। और इसके अंदर जो संकुचन होता है, यानी कि ये सिकुड़ता है, सिकुड़ने का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 0.1 सेकंड का, यानी 0.1 सेकंड के लिए ये सिकुड़ता है। तो सिकुड़ेगा
तो जो 25% ब्लड जो है वो भी कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर, किसमें, इस निलय के अंदर आ जाएगा। इस निलय के अंदर आ गया, यानी टोटल कितना आ गया, 100% ब्लड आ गया है इस निलय के अंदर, निलय में आ गया। अब निलय के अंदर, अब जब ये खुले थे तो इस तरह से खुले थे ताकि वो सारा ब्लड इसके अंदर आ जाए। अब ब्लड इसके अंदर भर गया, यहाँ पर भर गया है, तो ये जो कपाट है उनके नीचे से यहाँ से क्या लगेगा, वजन लगेगा या भार लगेगा, या हम क्यों यूं कहें कि दाब लगेगा, ये इस तरह से। तो इसके अंदर सारा ब्लड भर गया तो अब दाब लगेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। ये यूं थे तो अब ये यूं हो जाएंगे, मतलब ये कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर जो ब्लड भरा हुआ है इसको कहीं तो जाना पड़ेगा ना, है ना। कौन सा ब्लड है ये, अशुद्ध ब्लड है, तो इसको कहीं तो जाना पड़ेगा। और शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है। और हमने पढ़ा था कि फेफड़ों के अंदर किस वाहिनी द्वारा ये जाता है, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जाता है। ये इसका अपवाद है, क्योंकि धमनी का हमने क्या काम पढ़ा है, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन ये कौन कहाँ ले जा रही है इसको, फेफड़ों के अंदर ले जाने का काम कर रही है ना। कुल मिला के ले जाना है, इसको ले जाना, दूर ले जाना है। धमनी हमेशा दूर ले जाने का काम करती है, हृदय से ब्लड को दूर ले जाने का काम कर रही है। तो ये तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये कौन से रक्त को ले जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, यानी कि अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम कर रही है। कहाँ ले जाएगी, फेफड़ों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड भरेगा उसको कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो ये कहाँ जाएगा, इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो बंद हो गए, ये यूं थे, इसके अंदर ब्लड भरा तो दाब लगा, तो दाब लगने की वजह से ये यूं हो गए, बंद हो गए। तो अब इसको तो बस यही रास्ता दिखाई दे रहा है। अब इस रास्ते के अंदर देखिएगा, अब यहाँ पर ये जो सिरा होता है, यानी कि ये जहां से शुरू होती है, ये सिरा, ये जहां से शुरू होती है, वहां पर क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं दोनों के अंदर ही, इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर, यानी जो ये फुफ्फुस महाधमनी है उसके अंदर भी, और फुफ्फुस धमनी है उसके अंदर भी। तो यहाँ पर जो है अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो कि वापस आ जाए इसके अंदर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि वो ऊपर ही फ्लो करे, वापस नहीं आ पाए, इसके अंदर वापस नहीं आए। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है वो अब कहाँ जाएगा, फेफड़ों के अंदर जाएगा शुद्ध होने के लिए, फेफड़ों के अंदर जाएगा। अब ये चला गया फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों में क्या होगा, अब ये शुद्ध हो जाएगा, ब्लड जो है प्योरीफाई हो जाएगा। क्योंकि जब हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे सांस जब छोड़ेंगे तो बाहर आ जाएगी ना। तो फेफड़ों के साथ जो ऑक्सीजन जाएगी वो किसमें मिलेगी, अब ब्लड के अंदर मिलेगी। अब ब्लड को वापस कहाँ लाना है, हृदय के अंदर, क्योंकि हृदय ही शरीर में पहुंचाएगा। तो फेफड़ों से वापस हृदय को लाने का काम कौन करती है, देखिए, क्योंकि वैसे तो शिरा जो है ऊतकों तक पहुंचाती है, लेकिन फेफड़ों से वापस लाने का काम कर रही है, कौन कर रही है, फुफ्फुस शिरा काम करेगी, फुफ्फुस शिरा काम करेगी। ये इसका अपवाद है, शुद्ध रुधिर बहता है ना। तो ये फुफ्फुस शिरा जो है ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहाँ पर ले आएगी, इस बाएं आलिंद के अंदर ले आएगी, बाएं आलिंद में, इस बाएं आलिंद के अंदर ये शुद्ध रुधिर जो फेफड़ों से शुद्ध होकर आएगा, इस बाएं आलिंद के अंदर ये भर देगी, भर दिया। अब क्या होगा, ये क्रिया वापस इधर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये भरने की वजह से यहाँ पर ये जो द्विविलन, इसके अंदर द्विविलन कपाट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बायां आलिंद और बायां निलय है उसके बीच में द्विविलन कपाट पाया जाता है, जबकि दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिविलन कपाट पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ब्लड आएगा, यहाँ पर ये भर गया है, अब भरने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस समय में जो आलिंद होगा वो कैसा होगा, शिथिलन अवस्था में होगा। अब ये संकुचित होगा, संकुचित हो गया, सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे कौन है, कौन है, बायां निलय है, तो यहाँ से ब्लड किस में आ जाएगा, अब बाएं निलय में आ जाएगा। लेकिन कौन सा ब्लड है, शुद्ध रुधिर, क्योंकि इस साइड में सारा शुद्ध रुधिर ही होता है, तो शुद्ध रुधिर किस में आ जाएगा, इस बाएं निलय के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, अब बाएं निलय के अंदर आ गया है, तो बायां निलय फिर से क्या होगा, संकुचित होगा, सिकुड़ेगा। संकुचित होने की वजह से ये जो है यहाँ पर, अब ये तो बंद हो जाएगा, इसी तरह से जैसे ये बंद हुआ था वैसे भी ये तो बंद हो जाएगा। अब इसको जाने के लिए रास्ता कौन के काम मिल रहा है, बस इस महाशिरा के अंदर, सॉरी महाधमनी के अंदर, ये महाधमनी है, इस महाधमनी से ये ब्लड सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ऊतकों तक पहुंच जाएगा। इस महाशिरा से
ये ब्लड कहाँ जाएगा अब, ऊतकों तक, यानी शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से ये हृदय काम करता है, इस प्रकार से ये हृदय काम करता है। तो इसके अंदर मुख्य भूमिका किसकी होती है, मुख्य भूमिका इन शिरा और धमनियों की भी होती है। अगर शिरा धमनियां नहीं होगी तो रक्त को लाएगा और ले जाएगा कौन, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने की कार्यविधि की बात। एक बार फिर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले जो है महाशिरा पूरी बॉडी का रक्त लाएगी, पूरी बॉडी का रक्त लाएगी। कहाँ लाएगी, तो इस आलिंद के अंदर। कौन सा आलिंद है, ये दायां आलिंद है। दाएं आलिंद के अंदर रक्त आएगा, रक्त भर जाएगा। भरने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, दाब लगेगा। दाब लगेगा तो ये जो कपाट है इस तरह से बंद थे, तो इनके ऊपर दाब लगने की वजह से ये यूं खुल जाएंगे। खुलने की वजह से सारा रक्त किसके अंदर आ जाएगा, इस निलय के अंदर। कौन सा निलय है, ये दायां निलय है। दाएं निलय के अंदर आ जाएगा। दाएं निलय के अंदर भर जाएगा तो यहाँ पर जब ये यहाँ तक भर जाएगा तो ये जो यूं खुले हुए थे यूं, तो अब इनके ऊपर क्या लगेगा, इस तरह से दाब लगेगा। तो ये जब यूं थे तो ये दाब लगने की वजह से वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो अब इसको रास्ता चाहिए ब्लड को, तो ब्लड किसके अंदर जाएगा। अब रास्ता कहाँ है, बस ये रास्ता में दिख रहा है आपको, है ना। इसको भी ये रास्ता दिखाई देगा। ये रास्ता किसका है, फुफ्फुस धमनी का है। फुफ्फुस धमनी के अंदर, यानी कि ये धमनी कहाँ जा रही है, फेफड़ों तक जा रही है ना। तो अब ये रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़ों तक, क्योंकि ये अशुद्ध है तो इसको शुद्ध होना पड़ेगा। तो शुद्ध होने तक, शुद्ध होने के लिए ये फेफड़ों तक जाएगी। अब फेफड़ों के अंदर चली जाएगी तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर उसमें मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी कि शुद्ध रुधिर हो गया। अब शुद्ध रुधिर को वापस कहाँ लाना पड़ेगा, इसको बाएं आलिंद के अंदर। तो कौन लाने का काम करेगी, फुफ्फुस शिरा काम करेगी। यहाँ पर भी ये भरेगा, फिर ये कपाट खुलेंगे और इसके अंदर आ जाएगा। किसमें आएगा, बाएं नीले के अंदर। बाएं नीले के अंदर जब रक्त भर जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, फिर से बंद हो जाएगा। और इसमें भी जो ये महाशिरा होगी, महाधमनी होगी, इसके थ्रू ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ऊतकों तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये दोनों जो क्रियाएं होती है, यानी शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर एक साथ उसमें आते हैं, एक साथ बाहर जाते हैं। ठीक है, दोनों ही क्रियाएं जो होती है वो साथ साथ चलती है। क्लियर है यहाँ तक, दोनों ही क्रियाएं क्या होगी, साथ साथ चलेगी। और ये आने जाने की वजह से इनमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे लब डब ध्वनि कहते हैं। एक बार लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, एक बार डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये बात की हमने इसकी क्रियाविधि की। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बच्चों ने पहले वाली जो है क्लासें नहीं देखी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारी क्लासेस आप चेक कीजिए। वो सारी क्लासेस आपको वहां पर लेसन वाइज आपको क्लासें मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, बॉटनी के अंदर हमारी 4 क्लासें हो चुकी है और इस जूलॉजी के अंदर जो है हमने 24वां लेसन स्टार्ट किया था, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके अंदर यही लेसन चल रहा है अभी, यानी कि एक तरह से 5वां लेसन हो गया, तो ये चल रहा है। इनमें से अगर आपने कोई क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें चेक कीजिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। और अगर इसके लिए आपको कोई भी डाउट है थोड़ा सा भी, कि अगर आपको कोई प्रकार का क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आया है या आपको किसी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी। या जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन है वो समझाने का है, बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं अगली क्लास के अंदर उसे आपको वापस क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बाकी इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। इसकी एक तो संरचना पढ़नी है आपको, बाह्य संरचना की जैसे हमने बात की थी, 2 आवरण होते हैं, हृदय आवरण कहते हैं, जिसे उनके अंदर एक द्रव भरा होता है जो उनको पिचकने से रोकता है। और आंतरिक संरचना के अंदर तो बस यही चीजें आपको लिखनी है जो कि यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाई गई है, कि कौन से 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, 2 ऊपर के आलिंद होते हैं वो छोटे होते हैं, नीचे 2 निलय होते हैं वो बड़े होते हैं। इनकी भित्ति पतली होती है जबकि इनकी भित्ति मोटी होती है। शिरा क्या काम करती है, धमनी क्या काम करती है, ऐसे नोड जो होता है वो पेसमेकर की तरह कार्य करता है, क्योंकि यहीं से जो है इसके अंदर क्या होती है, उत्पन्न होती है, ये तरंगे कह सकते हैं, या हम यूं कहें कि उद्दीपन उत्पन्न होता है। और उद्दीपन जो है वो कहाँ जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा। एवी नोड से वो कहाँ जाता है, हिंज के बंडल में जाता है, और हिंज के बंडल से आगे ये 2 हिंज के बंडल इस तरह से 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पुरकिंज तंतु। और पुरकिंज तंतु जो है पूरे हृदय के अंदर फैले रहते हैं।
तो हृदय के अंदर फैले रहेंगे तो इनके अंदर अगर उद्दीपन होगा, यानी ये अगर कंपन करेंगे तो मतलब हृदय भी क्या करेगा, कंपन करेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की। और इसके अलावा जो है आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बायां भाग जो है, यानी कि बायां आलिंद बायां निलय, उसके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त भरा रहेगा, शुद्ध रक्त भरा रहेगा, क्योंकि यहाँ से शुद्ध रक्त आता कहाँ से है, फेफड़ों से आता है। और इस दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त भरा रहेगा, क्योंकि अशुद्ध रक्त जो है वो कौन लाती है, शिरा लाती है, यहीं पर लाती है, महाशिरा लेके आती है इसी के अंदर, तो इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त भरा रहेगा। ठीक है, ये जो बायां आलिंद होता है वो छोटा होता है, किसके कंपैरिजन, इस दाएं आलिंद के कंपैरिजन। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि ये बायां निलय जो होता है वो छोटा होता है। और ये जो दायां निलय जो होता है, दायां निलय जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो खांच होती है वो थोड़ी उधर मुड़ी होती है, और ये बड़ा क्यों होता है, इसकी खांच इधर मुड़ी होती है थोड़ी सी, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और बाकी कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज और हम देखें तो कि ये जो आलिंद है और ये निलय है, आलिंद जैसे कि ये है, ये दोनों आलिंद हो गए और ये दोनों हो गए निलय, ये दोनों आलिंद। इन दोनों को विभक्त करने वाली ये जो खांच है, ये जो खांच है, इसको हम क्या कहेंगे, आलिंद निलय पट, आलिंद निलय पट या आलिंद निलय दरार, है ना, आलिंद निलय दरार कहा जाता है इस दरार को। बस बाकी और कुछ नहीं है, जितना था हमने इसके अंदर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास यही तक, थैंक यू।